हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आप लोग को जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो समाप्त हो चुका है और आज से क्लास साथियों लगातार स्टार्ट हो चुका है साथियों। हर सब्जेक्ट की तैयारी, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या कॉन्सेप्ट हो या थ्योरी हो, हर चीज़ का तैयारी आपके अपने चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास पे दिया जाएगा साथियों। तो साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें साथियों, कमेंट करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट साथियों लाए आप तक जल्द से पहुंच जाए साथियों। चलिए साथियों, ये स्टार्ट करते हैं साथियों। और आज साथियों, आज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो इतिहास है साथियों। और पहला चैप्टर का नाम है साथियों यूरोप में राष्ट्रवाद साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और एग्जाम में आने की संभावना यहाँ से साथियों प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इसलिए साथियों हमने इस हिस्ट्री से साथियों शुरुआत किया है। और चैप्टर 1 है साथियों यूरोप में राष्ट्रवाद साथियों। चलिए साथियों, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे साथियों और क्लास स्टार्ट है साथियों। चलिए साथियों, ये ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाला है साथियों, और स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से साथियों, इतिहास से साथियों, बिल्कुल जीरो से हीरो तक साथियों। चलिए साथियों, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं साथियों, और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि एग्जाम में साथियों हमने बार बार कहा है साथियों, जो स्टडी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा वही आपके एग्जाम में आएगा साथियों। 100% आएगा साथियों। तो आप लोग तैयारी जोरों शोर से कर दिए साथियों, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क लाना है साथियों। साथियों, चलिए साथियों, जो पढ़ाया जाता है कंस्टेंट होके पढ़िए, और जिसका उत्तर आपको आता होगा आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1 का पूरा साथियों निचोड़ ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। लोगो इस प्रकार का लगा होगा साथियों, आप लोग देख करके ज्वाइन होइएगा साथियों, फेक में नहीं होइएगा साथियों। और क्लास स्टार्ट है आप लोग का, और लगातार चलती रहेगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए साथियों। तब तक साथियों आपको ऑल सिलेबस की पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होने वाली है। तो साथियों, आप लोग रोज़ रात 8 बजे जुड़िए हमारे साथ, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। और चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं साथियों यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे साथियों, पूरा निचोड़, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे साथियों। अगर एग्जाम में इससे बाहर कोई आता है तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो को बताइएगा कि सर आप जो पढ़ाए उससे बाहर आ गया साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों। और साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों मैं बता दूं साथियों, आप लोगों का रिजल्ट 1 अप्रैल या 31 मार्च, 31 मार्च को साथियों अगर नहीं आया रिजल्ट तो 1 अप्रैल को हर हाल में आना है साथियों। तो 1 अप्रैल को 100% मान के चलिए कि आ जाएगा आपका रिजल्ट क्लास 10th का साथियों। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके साथियों। और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा साथियों। साथियों, प्रश्न 1 है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? साथियों, ऑप्शन 1854, अगला 1864, ऑप्शन सी है 1874, ऑप्शन डी है 1884। साथियों, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था साथियों? तो 1864 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न साथियों है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ साथियों? तो ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1720, ऑप्शन डी 1817 साथियों। तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था साथियों? तो 1871 में पूर्ण हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, 1871 हो जाएगा साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों यहाँ पे। तो अगला प्रश्न क्या है साथियों, 3 कि लुई फिलिप किस देश का शासक था साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली साथियों।
तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो साथियों फ्रांस का था। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों यहाँ से। तो अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है 4 कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है साथियों? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है साथियों? तो यूनान को, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। तो यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है साथियों? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा साथियों, यूनान हो जाएगा साथियों। साथियों आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि हम भी देख सके कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ साथियों। और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपको टोटल ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं 5 कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था साथियों? तो ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड साथियों। तो बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था साथियों? तो ये ऑस्ट्रिया का अधीन था। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों 6 निम्न में से कि कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल है साथियों? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल है? तो ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है। तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल है साथियों? तो जर्मनी है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7 है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना साथियों? तो इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था साथियों? तो जर्मनी का बना था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे मेरे विद्यार्थी जी। तो सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स एक्स, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे विद्यार्थी जी। तो बताइए आप लोग कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मैजिनी, काबूर, गेरिबाल्डी, इनमें से सभी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था साथियों? तो मैजिनी भी था, काबूर भी था, गेरिबाल्डी था। इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है लुई 16वें को फांसी कब दी गई साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में आने की संभावना है साथियों कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1748 में, 1793 में, 1798 में, 1854 में। तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई साथियों? तो 1793 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है 11 कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की साथियों? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ऑप्शन ए है मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स साथियों। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थी जी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन ए है क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन और लॉसने सम्मेलन साथियों। तो निम्न में से किस सम्मेलन में मैजिनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दी गई साथियों? तो लॉसने सम्मेलन में कम कर दी गई थी। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थी जी आप लोग आंसर जरूर बताइएगा साथियों। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ऑप्शन ए है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी है बराक ओबामा, ऑप्शन डी है निक्सन साथियों। तो क्या कहता है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी साथियों? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न 14 हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हिगेल किस देश का दार्शनिक था साथियों? तो जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 15 वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है इस प्रश्न को साथियों। वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन सी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना,
ऑप्शन डी है इनमें से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था साथियों? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों। साथियों आप लोग जरूर बताइए कि आपका 15 में साथियों 15 में कितना सही हुआ है, ये कमेंट में हमें जरूर बताइए साथियों। अगर अगर अपना स्कोर जरूर बताइए फटाफट विद्यार्थी जी बताइए। अगर आपका 10 सही हुआ तो 10 लिखिए, अगर आपका 11 सही है तो 11 लिखिए, अगर आपका 12 सही है तो 12 लिखिए साथियों। चलिए साथियों बहुत बढ़िया साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 16 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर कहाँ का निवासी था साथियों? रोम का था, चीन का, यूनान का, मिस्र का? तो सिकंदर कहाँ का दार्शनिक था? तो यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 17 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई साथियों? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में, 1804 में, 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई साथियों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1789 में साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 18 राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है साथियों? कहाँ स्थित है साथियों? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन साथियों। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 19 कौसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी साथियों। तो कौसुत का संबंध किस देश से है साथियों? तो हंगरी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं साथियों 20 इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं साथियों? अमेरिका साथियों, अमेरिका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं साथियों? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए 20-21 साथियों फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश और जारशाही। तो फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी साथियों? तो बुर्बो वंश की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए 22 मैजनी का संबंध किस संगठन से था साथियों? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेंगटेरिया और डाइट साथियों। तो मैजनी का संबंध किस संगठन से था साथियों? तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था साथियों? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, आप लोग लिख लीजिएगा इटली साथियों। इटली, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था साथियों? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि प्रसा था साथियों? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में साथियों ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। काबुल काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया साथियों? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था साथियों? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सही सी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों गैरिबाल्डी पेशे से क्या था साथियों? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था? गैरिबाल्डी पेशे से साथियों नाविक था। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगला प्रश्न साथियों 26 जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट 3, बिस्मार्क। जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था साथियों? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 27 है साथियों जाल बेरिंग एक संस्था थी साथियों। जाल बेरिंग एक संस्था थी साथियों क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी एवं सामंतों की। तो जाल बेरिंग एक संस्था थी साथियों तो व्यापारी की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न 28 साथियों रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम में साथियों। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया साथियों? मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम वन साथियों। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था साथियों? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई साथियों? 1864 में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में साथियों। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी साथियों?
1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। यूरोपियन वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा साथियों? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का साथियों। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है साथियों? तो यूनान का रहा है साथियों। यूनान का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बताइए कि आप लोग का 30 में कितना सही हुआ है साथियों? अगर आपका 25 सही हो गया है साथियों तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है साथियों। और जिनका 25 से कम हुआ है यानी 20 से प्लस सही हुआ है तो उनका भी तैयारी और सही हुआ है। और 20 से नीचे अगर सही हुआ है तो आपको तैयारी करने की थोड़ा और मेहनत है साथियों। और जो प्रश्न आपको याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, अपने नोटबुक में ज़रूर ऐड करते चलिएगा प्रश्न को और बाद में उसको याद कर लीजिएगा ताकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यहाँ से साथियों। प्रश्न 31 साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल्स की क्रांति कब हुई साथियों? नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी साथियों? तो ऑप्शन ए है 1820 में, ऑप्शन बी 1821 में, ऑप्शन सी 1822 में, ऑप्शन डी 1823 में। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी साथियों? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ साथियों? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था साथियों? तो यहाँ पे साथियों इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया साथियों? 1836 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया साथियों 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। हीगेल, अंटार्ड, हमबोल्ट, जेकब ग्रिज साथियों। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी साथियों? तो हीगेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1828 में, 1829 में, 1830 में और 1931 में साथियों। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था साथियों? 1829 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। एड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच हुई साथियों? तो रूस तुर्की, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड साथियों। तो एड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच हुई थी साथियों? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस साथियों। तो सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था साथियों? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो प्रश्न 38 है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था साथियों? आधिपत्य था। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की साथियों। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका साथियों बी ऑस्ट्रिया का था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया साथियों? ऑप्शन ए है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। पोलैंड के युद्ध के विरोध को किसने कुचल दिया था साथियों, विद्रोह को? तो साथियों यहाँ पे रूस ने कुचल दिया था, इसलिए यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1970 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट, सेडान, साइडान, फ्रैंकफर्ट साथियों। तो यहाँ पे साथियों ए, डी और बी दोनों साथियों ई हो गया साथियों। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गया है साथियों। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था साथियों? तो आपका साथियों यहाँ पे सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न 41 है साथियों। आप लोग बताइएगा 41 शुरू करने से पहले कि आपका 40 में कितना सही हुआ है साथियों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। चलिए साथियों क्या कहता है प्रश्न साथियों यहाँ पे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रिमिया युद्ध का, सेडोवा का युद्ध,
वर्षा, डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध साथियों। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था साथियों? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का पूरा हो गया था साथियों एकीकरण। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों 42 कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी, गेरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी साथियों। तो कौन था साथियों? तो मैजिनी था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, प्रश्न 43 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को साथियों। तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, वियना कांग्रेस कब हुआ था साथियों? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताएंगे कमेंट में कि वियना कांग्रेस कब हुआ था साथियों? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो वियना कांग्रेस साथियों 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, यूरोप के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है था साथियों? मैजिनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो मैजिनी साथियों जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था साथियों? तो बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मैजिनी का, काबूर का, गेरिबाल्डी का। तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है साथियों? तो साथियों बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद साथियों। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था साथियों? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी, मैजिनी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था साथियों? तो कौन उत्तरदायी था साथियों? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न 49 कि 1871 में कौन सी संधि हुई साथियों? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी साथियों? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न 50 है साथियों, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था साथियों? किसने योगदान किया था? तो मैजिनी एवं इमैनुअल ने, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें से सभी साथियों। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था साथियों? तो मैजिनी एवं इमैनुअल ने भी किया था, गेरिबाल्डी ने किया था, काउंट काबूर ने किया था, इसलिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एग्जाम के पॉइंट से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में साथियों। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया साथियों। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था साथियों? तो ब्रिटेन का निवासी था, ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 51 में कितना सही हुआ साथियों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं है साथियों, पूरा बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव है साथियों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और साथियों इस वीडियो का आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए साथियों। ग्रुप का नाम है साथियों यहाँ पे स्टडी साथियों, स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेस साथियों करके नाम है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि याद करने में अच्छा हो साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रोज़ रात 8 बजे जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। और रात में जुड़िए 8 बजे साथियों, और सुबह में 7:10 में जुड़िए साथियों। आपका तैयारी रोज़ करवाई जाएगी साथियों। ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, गेस हो, नोट हो, टोटल चीज़ साथियों आप लोग का सभी चीज़ करवाया जाएगा साथियों। डोंट वरी, सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग के लिए मेहनत हम दिन रात करेंगे साथियों। जीवन में बहुत आगे, अपने जीवन में लक्ष्य जो रखे हैं
वहाँ तक जाइए साथियों। बस मेरा यही कामना है आपसे साथियों। और बस साथियों आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। और साथियों और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। अपन दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो जब क्लास लाए तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचाए साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।